नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। अभी पिछले दो वीडियो में मैंने बिहार की ही बात की थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और बिहार के जातीय संघर्ष पे आज मैं बात करने वाला हूं। और इस बातचीत के पीछे एक घटना घटी है। वो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय। बिहार में हम लोग का जहां घर है उसके आसपास का ही लोकसभा क्षेत्र उनका होता है और उनके भांजे भागलपुर में रहते हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर जो रेशम के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां उनके दो भांजों के बीच किसी पानी के बहाव को लेकर के, सिंचाई को लेकर के विवाद हुआ। एक ने कहा कि मेरा नल है, हम पानी नहीं भरने देंगे। वो कहा कैसे नहीं भरने दोगे। तो उसी पे गोली वाली चली है। एक भाई ने दूसरे को मार दिया और दूसरे ने उसी भाई से बंदूक छीन करके फिर उसको भी मार दिया। और उसमें दूसरे वाले भाई के माता जी को भी गोली लग गई जो नित्यानंद राय जी की बहन लगती हैं। उसमें से एक भाई गुजर गए हैं और दूसरे भाई जख्मी होकर के, गंभीर रूप से जख्मी होकर के अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी माता जी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो मुझे इस घटना पर विशेष डिस्कस नहीं करना है। मुझे बस ये कहना है कि बिहार में इतनी आसानी से गन कहां से आ जा रहा है, बंदूक इतनी आसानी से आम लोगों के पास कैसे सुलभ है। बिहार में शराबबंदी है, शराब आसानी से सुलभ है, उसका एक सिस्टम है। जब आप जहां चाहें वहां बिहार में शराब मिल जाता है। इसी तरीके से गन का कानून है, लेकिन आप जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बिहार में अगर लोग चाहें, जो भी चाहे वो गन रख सकता है, गन मिल जाता है। और आता कहां है बिहार में गन, उसका ज्योग्राफिकल रीजन है बिहार का कि बिहार नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल का बॉर्डर है और नेपाल के बॉर्डर से एक कम्युनिस्टों की रेड पट्टी चलती है नेपाल से होते हुए केरल तक। और वो रेड पट्टी जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ नक्सलिज्म भी है। तो नक्सलिज्म के आने के बाद और जातीय संघर्ष जो बिहार में बढ़ा आजादी के बाद, आजादी से पहले तो जातीय संघर्ष उतना नहीं था क्योंकि एक वर्ग जो था, सवर्ण वर्ग जो था, जो जमींदार क्लास था, तो वो डोमिनेट करते थे और वर्ग दबे हुए थे। लेकिन आजादी के बाद डेमोक्रेसी आया, सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो जो दबा हुआ समाज था, कुचला हुआ समाज था, जो नीचे का समाज था, जो असंगठित समाज था, वह समाज एक कबीला की तरह समझ लीजिए, वो संगठित होना शुरू हुआ। और संगठित होने के बाद उसने अपनी सेनाएं बनाई और वो सेनाएं जो थी वो क्राइम से भरी हुई थी। और हर जाति के लोगों ने बिहार में अपने अपने बाहुबली तैयार किए कि अगर हमारे प्रति, हमारी जाति का कोई शोषण होगा तो वो बाहुबली हमारी रक्षा करेगा और उसको उस जाति के नेता संरक्षण दिया करते थे। ये बिहार में सारा खेल है। एक तो बिहार में मुख्यमंत्री हुए, नाम उनका नहीं बताऊंगा, तो वो जब हरिजन बस्ती वगैरह में जाते थे तो हरिजनों से कहते थे कि भाई कभी कोई दिक्कत लगे, कुछ परेशानी हो तो अपनी झोपड़ी में, उस समय गरीबों के पास झोपड़ी होती थी, अब तो इंदिरा आवास योजना वगैरह के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के भी घर बन गए हैं सबके बिहार में। तो ये झोपड़ी में अपने आग लगा देना और सवर्ण जातियों का जिससे परेशानी हो उसका नाम लगा देना, हम संभाल लेंगे। तो इस तरह से वहां बिहार के मंत्रियों ने, नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने अपनी जाति के लोगों को बहकाया, उकसाया, उनको क्राइम करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिहार का कोई ऐसा मुख्यमंत्री मुझे याद नहीं है जिसने अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया हो, शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए काम किया हो। जो भी मुख्यमंत्री बने, नेता बने, उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों को कहा कि लो अब तुम लाठी पकड़ो, डंडा पकड़ो, बंदूक पकड़ो, क्योंकि अब सत्ता तुम्हारी जाति का है। तुम्हारी जाति का व्यक्ति जो है वो सत्ता में है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है। ये बिहार में खूब हुआ। और शुरू में तो जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद बीच बीच में समाजवादियों की सरकार आई, तो उस दौरान किसी दलित जाति का भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, ओबीसी समाज से भी कोई एक आध मुख्यमंत्री बना, एक मुस्लिम भी बिहार से मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में एक अब्दुल गफूर हुए हैं के नाम से एक मुख्यमंत्री हुए हैं, तो वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे। इसके अलावा और समाजों से भी लोग मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब 1990 में
10 मार्च 1990 को जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कोई यादव समाज से शायद पहले मुख्यमंत्री बने और ये लगभग 15 साल तक रहे, तो बिहार में एक स्थायित्व आया। और इन्होंने एक लालू जी ने काम किया था बिहार में, एक मंच पे आए बोलने के लिए, तो कुर्ता जैसे मैंने पहना हुआ है, तो कुर्ते के ऊपर से बनियान पहन के आ गए। तो लोगों ने पूछा क्या है भाई, क्या बात है, एक लोग बनियान के ऊपर कुर्ता पहनता है, तुम कुर्ते के ऊपर बनियान पहन के आ गए हो। तो उस पे लालू यादव जी ने कहा कि पहले जो ये कुर्ता जो है ये सवर्ण जाति का प्रतीक है, और ये बनियान जो है ये दबे हुए समाज का प्रतीक है। तो ये दबा हुआ समाज पहले अंदर था, कुर्ते के अंदर था, अब ये कुर्ते के ऊपर आ गया है। ऐसे ही भड़काऊ भाषण लालू जी दे करके ऐसे 15 साल तक रहे सत्ता में। लेकिन निश्चित रूप से लालू के रहने से ये जरूर हुआ, लालू यादव के रहने से, कि जो दबा हुआ समाज था उसको आवाज मिली। आर्थिक विपन्नता से तो मुक्त नहीं हुए, शैक्षणिक रूप से वो काफी नीचे गए, लेकिन उनको एक आवाज मिली। लोकतंत्र में आवाज का भी बड़ा महत्व होता है, तो वो गरीब लोग भी, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग भी बिहार में बोलने लगे और बराबरी से अपनी बात रखने लगे। एक बराबरी का माहौल बिहार में डेवलप होने लगा। और उसी कड़ी में फिर ओबीसी समाज से ही नीतीश जी मुख्यमंत्री बन के आते हैं और 20 साल से वो भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तो उससे मुझे याद आ गया कि एक पटना में पटेल लाइब्रेरी करके शायद है, मतलब इनके बिरादरी के जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं वो वहां रहते हैं, और वो लोग काफी, मतलब जब ये मुख्यमंत्री बने तो काफी जोश में आ गए। और फिर वहां के यंग बच्चे भी अब थोड़े से उनको फील हो रहा है कि हमारा जाति का मुख्यमंत्री है। और तो वो वहां भी कुछ सुनने को मिला कि दादागिरी वगैरह में वो लोग भी, जैसे यादव समाज के लोग दादागिरी करने लगे लालू के टाइम में। तो ये इस तरह से ये भी समाज उस तरह संगठित हुआ। लेकिन शायद मुझे लगता है कि नीतीश जी ने उस तरह से इनको प्रमोट नहीं किया जिस तरह से लालू जी ने प्रमोट किया था अपनी बिरादरी के लोगों को। फिर भी जो भी है, जो भी स्थिति परिस्थिति रही, लेकिन बिहार में क्राइम जो है वो 19-20 होता रहा। क्राइम नीतीश जी के समय में ऐसा लग रहा था फर्स्ट टर्म में, जब ये बीजेपी के साथ आए थे 2005 से लेकर 10 के बीच में, कि क्राइम में सुधार होगा, लेकिन वैसा होता नजर नहीं आया। 10 के बाद जैसे ही 210 सीटें आ गई 243 में से, तो नीतीश जी को एक अहंकार पैदा हुआ कि अब हम बिहार के नवीन पटनायक बन जाएंगे, अपने दम पे हम बिहार में सरकार बना लेंगे। लेकिन जैसे ही 2014 के लोकसभा के चुनाव में इनकी धुनाई हो गई, तो इनको अपने औकात का ज्ञान हो गया, और वैसे ही नवीन पटनायक बनने का सपना छोड़ करके ये फिर से लालू जी के साथ जाके 15 में चुनाव लड़ते हैं। तो नीतीश जी की महत्वाकांक्षा के कारण बिहार में फिर से जो क्राइम थोड़ा सा 2005 से 10 के बीच घट गया था, अपहरण की घटनाएं घट गई थी, क्राइम रेट में कमी आई थी, वो फिर से धीरे धीरे, चूंकि एक बार इधर बीजेपी के साथ आ गए, ढुलमुल रवैया रहा, कभी बीजेपी के साथ, कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी लालू के साथ, ये खेल चलता रहा। तो उसमें एक जो अनुशासन होना चाहिए था, पुलिस विभाग के लोग जो एक अनुशासन पैदा करते हैं, एक सिस्टम जनरेट करने का प्रयास करते हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, उस तरह का कुछ हो नहीं पाया बिहार में। और जातीय संघर्ष अब कम है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, और गन कल्चर को वहां के नेता ही संरक्षण दे रहे हैं। एक उद्योग बन गया है, एक धंधा बन गया है। और जैसे मिर्जापुर वेब सीरीज में नहीं कहता है कि हमने अभी ये काम मजबूरी में शुरू किया था, अब मजा आ रहा है, तो वही अब बिहार के लोगों को गन के साथ अब मजा भी आ रहा है। कभी बिहार के लोगों ने मजबूरी में गन उठाया होगा, अलग अलग जातियों के लोगों ने अलग अलग समय पे गन उठा लिया, लेकिन अब उनको मजा आ रहा है। मजा में ही कई बार गोलियां चल जाती हैं, कभी शादियों में गोली चल जाती है, कभी कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे गोली चल जा रही, कभी हंसी मजाक में गोली चल जा रही, कभी होली के त्योहार में लहरा रहे हैं बंदूक, चल गई गोली। तो हवाई फायरिंग भी होने के कारण भी कई ऐसी घटनाएं अभी सुनने को मिली कि हवाई फायरिंग हुई है, किसी को लग गई गोली। तो ये चीजें हैं, और इस पे निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को काम करने की आवश्यकता है, यहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए आप लालू यादव को गाली नहीं दे सकते कि लालू यादव के समय में बहुत क्राइम था। लालू यादव क्राइम किए हैं, और क्राइम किए उसकी सजा मिली है उनको, वो 20 साल से उसकी सजा भुगत रहे हैं।
कि अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। एक समय में अपने दम पे इनकी पार्टी को 190 सीट 95 सीट आया था 1995 में, वह पार्टी अभी 100 सीट लाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो जो पाप किए हैं उनका पाप का घड़ा भरा है तो वो भुगत रहे हैं। लेकिन नीतीश जी जब सत्ता में आए तो इनसे अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं पर नीतीश जी खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे यह चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है। और क्राइम जब तक बिहार में रहेगा और बिहार के लोग जब तक क्राइम को छोड़ करके उद्योग धंधे में नहीं लगते हैं, बिहार के सारे लोग नौकरी खोजने के लिए निकल जाते हैं, नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। अरे नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। उद्योग धंधा, बिहार से बहुत सारे उद्योगपति हैं लेकिन कोई बिहार में नहीं है। मेरे जैसा ही कोई बिहार से जैसे बाहर निकला हुआ है, प्रवासी है, बॉम्बे में रह रहा है, गुजरात में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो वो उद्योगपति के रूप में बहुत सारे बिहारी काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में रह के उद्योग धंधा करने का जो सिस्टम होता है, एक सपोर्ट होता है सिस्टम का, तो वहां का सिस्टम जो है वो गन रखने वाले को सपोर्ट कर रहा है, शराब पीने वाले को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उद्योग धंधा करने वाले को बिहार का सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। इसलिए बिहार के लोग अभी भी लगातार नीतीश जी के आने के बाद भी पलायन करते जा रहे हैं, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बातचीत बहुत लंबी चल सकती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता के फॉर्म में। तो अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर इस जातीय संघर्ष पर, बिहार के जातीय संघर्ष पर आगे भी बातचीत होती रहेगी। और फिर मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमसे जुड़े और जुड़े रहें, लगातार जुड़े रहें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। और वीडियो खूब ज्यादा पसंद आए तो और लोगों के साथ साझा भी करिए और लोग भी देखें, इसका आनंद लें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।